एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिजीजेज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट वन। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम मेजर डिजीजेज ऑफ राइस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस से। तो सबसे पहले इसका जितनी भी आप डिजीजेस पढ़ेंगे उसके सबसे पहले आपको साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए। तो राइस ब्लास्ट का साइंटिफिक नेम होता है पायरिक्यूलेरिया ओराइजी। और जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखेंगे अपने एग्जाम में तो आपको फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है एंड सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल आएगा। ओके, अगर आप इन सब रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको पैथोलॉजी में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो पायरिक्यूलेरिया ओराइजी इज अ एसेक्सुअल स्टेज ऑफ राइस ब्लास्ट। ओके, दैट इज एसेक्सुअल को ही हम बोलते हैं इम्परफेक्ट स्टेज। ओके, पायरिक्यूलेरिया ओराइजी एंड मैग्नापोर्टी ओराइजी इज द सेक्सुअल स्टेज। ओके, और सेक्सुअल स्टेज को ही हम बोलते हैं परफेक्ट स्टेज। ठीक है, ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, पायरिक्यूलेरिया ओराइजी, मैग्नापोर्टी ओराइजी। आप लिख लिख के याद कीजिए, 5-5 बार इसे लिखिए, बार बार इसे रिपीट कीजिए और रिवाइज कीजिए, आपको अपने आप ये साइंटिफिक नेम याद हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं राइस ब्लास्ट के सिम्टम्स पे। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि एक तरह से बोट शेप्ड जैसा सिंबल इसमें सिम्टम आता है, बोट शेप, और इसी को स्पिंडल शेप भी बोलते हैं, जिसमें सेंटर ग्रे कलर का होता है। देखिए आपको विजिबल हो रहा होगा, ये सेंटर ग्रे कलर का और इसकी मार्जिन होती है ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर की। ओके, तो ये होता है राइस ब्लास्ट। ठीक है, ये दोनों दोनों इमेजेस में आप देख सकते हैं। तो चलिए, स्पिंडल और बोट शेप्ड स्पॉट बनते हैं जिनके सेंटर ग्रे होते हैं और डार्क ब्राउन मार्जिन होती हैं। और जब ये लीफ पे आते हैं ये स्पिंडल शेप्ड और बोट शेप्ड स्पॉट, तो हम इसे बोलते हैं लीफ ब्लास्ट। ओके, द अफेक्टेड नोट्स ब्रेकअप। अब जो अफेक्टेड नोट्स है ना वो टूट जाती हैं। जब नोट्स पे इसका सिम्टम्स आता है तो वो नोट्स ब्रेकअप हो जाती हैं और उनके ऊपर के जो भी पार्ट होते हैं वो मर जाते हैं। ऑल द पार्ट्स अबव द इन्फेक्टेड नोड्स में डाई, और इसी को ही हम बोलते हैं नोडल ब्लास्ट। ठीक है, ड्यूरिंग फ्लावर इमरजेंस, जब फ्लावर का इमरजेंस हो रहा होता है तो ये फंगस अफेक्ट करती है पेडिकल को एंड द लेसन टर्न्स टू ब्राउनिश ब्लैक कलर के हो जाते हैं, लीडिंग टू नॉन प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। अब देखिए, यदि ये फ्लावर पे अफेक्ट करती है फंगस पायरिक्यूलेरिया और आईजी, तो फिर सीड बनना बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लैंकिंग हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं रोटन नेक या नेक रॉट या पेनिकल ब्लास्ट, क्योंकि राइस की इन्फ्लोरेशन को हम पेनिकल बोलते हैं। यदि ये पेनिकल को अफेक्ट करेगी तो हम इसे पेनिकल ब्लास्ट बोलेंगे और नेक ब्लास्ट बोलेंगे। और ये बात ध्यान रखना, नेक ब्लास्ट, रॉटन नेक, नेक रॉट एंड पेनिकल ब्लास्ट, ये सब एक ही डिजीज के नाम है। और जब ये अफेक्ट करेगा तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल लॉस होगा क्योंकि सीड बनना बंद हो जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा डैमेजिंग स्टेज होती है राइस ब्लास्ट की, वो होती है पेनिकल ब्लास्ट। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब ये कौन कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है? लीव्स को, नोट्स को, रेसेस को, ग्लूम्स को। मैनेजमेंट कैसे किया जाए? जो सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने का वो होता है रेजिस्टेंट वेराइटीज को लगाना। यदि आप इनमें से दो वेराइटीज को याद कर लो, एक कर लो तुलसी IR64 और एक राशि, तो यदि आप ये दो वेराइटीज भी लिख के आ जाते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तुलसी IR64। और यदि हम केमिकल की बात करें तो स्प्रे कर दो मैनकोजेब, और सीड को ट्रीट कर दो एग्रोसान GN या थिराम से। और एक्सेस नाइट्रोजन के यूज को अवॉइड करो क्योंकि नाइट्रोजन के यूज से वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाती है जिससे कि ये जो डिजीज है वो ज़्यादा अफेक्ट करती है। ओके, तो ये हो गए, ये 3 पॉइंट है मैनेजमेंट में। और मैं आपको जितना पढ़ा रही हूँ आप इसको, यदि आप कॉपी करके आ जाते हैं, आप अपने एग्जाम में ये लिख के आ जाते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ इस सब्जेक्ट का वो आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। और साइंटिफिक नेम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसे बार बार लिख के देखिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उन्हें याद कीजिए, सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए साइंटिफिक नेम को याद करना, जो भी मेजर डिजीजेज हैं उनके। चलिए अब हम नेक्स्ट डिजीज पे मूव करते हैं जो कि है ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस।
और इसके बारे में एक और पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। ये ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस था, इसने बंगाल फेमाइन कॉज किया था 1943 में। ओके, तो मेजर ये फेमाइन का कॉजल ऑर्गेनिज्म था ब्राउन स्पॉट, जिसके कारण बंगाल फेमाइन हुई थी। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, बाइपोलरिस ओराइजी, कॉचियो बोलस मिया वियनस, ड्रेचलेरा ओराइजी, ड्रेचलेरा ओराइजी। तो यदि आप अपने बीएससी के एग्जाम देने वाले हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के, तो यदि आप ये हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी एंड ड्रेचलेरा ओराइजी, ये दो नाम आपको याद रखने हैं बिल्कुल अच्छे से। लेकिन यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बाइपोलरिस ओराइजी, कॉचियो वोलच मिया वियनस और ये ड्रेचलेरा ओराइजी, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू में किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यदि आपको बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं, तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी एंड ड्रेचलेरा ओराइजी, ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। ओके, तो अब इसके सिम्टम्स आप पहले इमेज में देख लीजिए ताकि आपको सिम्टम्स अच्छे से याद हो जाए। तो इसमें ये ओवल शेप्ड, देखिए ओवल शेप्ड स्पॉट बनते हैं। तो और ये कॉलिएज होके बहुत बड़ा स्पॉट बना देते हैं, जैसे कि इसमें कॉलिएज हो गए 2 स्पॉट, तो ये बड़ा स्पॉट बन गया। तो इस तरह से ये सिम्टम्स अपीयर्ड होते हैं। लेकिन एक बात जो समझने की है वो ये है, ये प्रैक्टिकल बात है, कि यदि ये स्पॉट अपीयर होते हैं प्लांट के पार्ट पे, और जब ये मिलते हैं तो एक बड़ा स्पॉट बना लेते हैं, जिसकी वजह से उसे लाइट नहीं मिल पाती प्लांट को, और क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है। और यदि फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगी तो प्लांट की ईल्ड भी डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो फार्मर्स को प्राइस में भी लॉस होगा, उसका इकोनॉमिक लॉस होगा। तो ये बात आप ध्यान रखना कि लीव्स से ही फोटोसिंथेसिस होती है, और लीव्स का सरफेस यदि इन स्पॉट से घिर जाता है तो वो लाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो ईल्ड रिड्यूस हो जाएगी। ओके, आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ब्लाइटिंग, ब्लाइटिंग का मतलब होता है जलना, यानी कि जले जैसा अपीयरेंस हो जाना। और जो दूसरा सिम्टम्स है, डार्क ब्राउन सर्कुलर टू ओवल स्पॉट ऑन अपर सरफेस ऑफ लीव्स, सीवियर होता है पोटास डेफिशिएंसी सॉइल में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि आपने सॉइल साइंस भी पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो पोटेशियम होता है वो डिजीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है प्लांट के स्टेम को। तो इसलिए यदि पोटास की डेफिशिएंसी होगी तो डिजीज भी ज़्यादा आएंगी। तो इस पॉइंट से आप याद रख सकते हैं कि ब्राउन स्पॉट डिजीज होता है, ये पोटास डेफिशिएंसी सॉइल में देखा जाता है। और ये डार्क ब्राउन टू सर्कुलर ओवल स्पॉट, ये मैंने आपको बताया था कि ये अपीयर होते हैं अपर सरफेस ऑफ लीव्स पे। ठीक है, अब इसमें जो पार्ट, कौन कौन से पार्ट अफेक्टेड होते हैं, तो होते हैं कॉलियोप्टाइल ऑफ सीडलिंग एंड लीव्स, इसमें अफेक्ट होते हैं। ओके, अब देखते हैं हम इसका मैनेजमेंट। इसमें आप सीड ट्रीटमेंट कर दो विद एग्रोसान जीएन। ठीक है, थेराम से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्रोसान जीएन एक अच्छा केमिकल आता है, इससे आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो। और दूसरा, रेजिस्टेंट वैरायटी को ग्रो करना, जैसे कि कृष्णा, एक आसान नाम है तो आप इसे याद कर सकते हैं, कृष्णा हो गया, बाला, बाला, कृष्णा, बाला, साबरमती। तो ये इतने कठिन नाम नहीं है, आप रेजिस्टेंट वैरायटी को लिख लिख के देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। आप केवल 2 वैरायटीज के नाम याद कर लो, और आप यदि क्वेश्चन पेपर में आंसर में ये लिख के आते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट डिजीज पे हम मूव करते हैं, वो है बैक्टीरियल ब्लाइट। और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जेंथोमोनाज ओराइजी, पैथोवार ओराइजी। ओके, और एक इसमें एक बात और आपको याद रखनी है कि कौन सा कॉज, जो किस डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है। जैसे कि बैक्टीरियल ब्लाइट है तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होगा बैक्टीरिया। ब्लास्ट डिजीज पड़ी थी, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है फंगस। ओके, एंड ब्राउन स्पॉट डिजीज हमने पढ़ा था, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है फंगस। ठीक है, तो चलिए बैक्टीरियल ब्लाइट के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें भी एक जलीय जैसा एक्सपीरियंस होता है। ये देखिए, ये सीडलिंग है जिसमें ये सीडलिंग पे अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये येलो कलर की हो रही है, थोड़ी जली जली और मुरझा गई है, जिसे हम क्रेसैक डिजीज बोलते हैं। ये लीव्स का ऐसा अपीयरेंस होता है। चलिए अब हम ब्लाइट हो रखी है, आगे बढ़ते हैं, सिम्टम्स को देखते हैं। तो ये 2 स्टेजेस में आता है, सीडलिंग में आता है। यदि सीडलिंग स्टेज में आता है तो हम उसे बोलते हैं क्या, सीडलिंग ब्लाइट या फिर क्रेसैक डिजीज। अगर आप एग्जाम में इसके सिम्टम्स में ये नाम लिख के आ गए, क्रेसैक डिजीज एंड बड़े में ब्लाइटिंग, तो आपको पूरा मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है। इनिशियली क्रेसेक डिजीज होता है जिसमें प्लांट सूख जाता है, एंड देन ब्लाइटिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम टिप ऑफ लीव्स टू द बेस। ये भी याद रखना है कि लीव्स में टिप से स्टार्ट हो रही है या पे बेस से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये डेफिशिएंसी भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये लीव्स हो गई हमारी, तो ये हो गई हमारी टिप। ठीक है, ये हो गई टिप। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होती है डिजीज, और ये बेस, ये होता है हमारा बेस, यहाँ से यहाँ पे जाती है। तो ये होता है हमारी क्या, ब्लाइटिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम टिप से ऑफ द लीव्स एंड देन बेस पे जाती है। अब क्या होता है कि जो भी बैक्टीरियल डिजीज है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है ऊज होना। ठीक है, क्या हो जाता है, ऊजिंग आउट हो जाता है। 1 मिनट 2 मिनट के लिए रुकिए, मैं इसे चार्जिंग पे लगा देती हूँ। हाँ, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेट जस्ट अ सेक। तो क्या हम कहाँ पे थे कि ये बैक्टीरियल ब्लाइट होती है, ये 2 स्टेजेस में आती है, सीडलिंग स्टेज एंड जब वो बड़ा हो जाता है, जब ये सीडलिंग ब्लाइट होता है तो उसे हम बोलते हैं क्रेसेक डिजीज। और फिर ब्लाइटिंग स्टार्ट होती है, और जब बड़े प्लांट में आता है तो ब्लाइटिंग स्टार्ट होती है टिप ऑफ द लीव्स पे, फिर बेस तक जाती है। ठीक है ना। फिर इसमें कौन कौन से पार्ट अफेक्ट होते हैं, तो सीडलिंग अफेक्ट होती है और लीव्स अफेक्ट होती है। और एक बात जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि येलोइंग ऑफ बैक्टीरियल ऊज ऑन द सरफेस, जब भी आप बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है ऊज आना, बैक्टीरियल ऊज का दिखाई देना। इसलिए बैक्टीरियल डिजीज की जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो होता है ऊज, बैक्टीरियल ऊज टेस्ट। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल ऊज, इस लाइन को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी आपको बैक्टीरियल डिजीज को मैनेज करना है तो आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन यानी कि एंटीबायोटिक्स देनी है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस कैरिसान। ठीक है, ये कैरिसान को आपको याद रखना है तो करिए, वरना आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तो याद होना ही चाहिए। और केमिकल में आपको बेट्रोमाइसिन आप स्प्रे कर दीजिए, और रेजिस्टेंट वेराइटी अजय PR10, ये दोनों आप याद कर लीजिए, अजय PR10। हर एक डिजीज की आप दो वेराइटीज याद कर लीजिए, रेजिस्टेंट वेराइटीज, और आप वो लेके आएंगे, आपको 100% अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट डिजीज पे मूव करते हैं, जो कि है सीड ब्लाइट, और ये होती है राइजोक्टोनिया सोलेनाई से। ये भी एक फंगस है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई। ये लीव्स पे अपीयर होती है, और एक तरह से सीड की तरह ये पूरी लीव्स को अफेक्ट करती है। ओके, तो अब हम इसके सिम्टम्स पढ़ते हैं। जब ये इनिशियली अपीयर होती है तो इसमें ओवल या फिर इलिप्टिकल और इरेग्युलर ग्रीनिश ग्रे स्पॉट बनते हैं, आर फॉर्म्ड ऑन द लीफ सीट। अब जब जब ये स्पॉट एनलार्ज होते हैं तो इनका जो सेंटर होता है ना वो ग्रे हो जाता है, जैसे कि हमने किसमें पढ़ा था, ब्लास्ट डिजीज में। ग्रेस वाइट हो जाता है विद एन इरेगुलर ब्लैकिश ब्राउन और पर्पल ब्राउन बॉर्डर हो जाता है। डेथ ऑफ द होल लीफ, नेक्रोसिस हो जाती है। तो इसमें सिंपल सिम्टम्स हैं इसके, कि सबसे पहले जब ये डिजीज आएगी तो इसमें या तो ओवल शेप के या फिर इलिप्टिकल शेप के या इरेगुलर, कुछ भी इरेगुलर शेप के सिम्टम्स आएंगे, जिनका सेंटर ग्रेस ग्रेस होगा। ठीक है, ग्रेस वाइट भी हो सकता है, ग्रीनिश ग्रे भी हो सकता है। और जब मैच्योर होंगे यानी कि बड़े होंगे तो ये पूरी की पूरी लीव्स को कवर कर लेंगे। और यदि ये पूरी की पूरी लीव्स को कवर कर लेंगे तो उसकी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा प्लांट। क्योंकि आप देख सकते हैं इस इमेज में कि पूरी लीव्स को इसने कवर कर लिया है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल हमें नहीं दिख रहा है। अगर क्लोरोफिल नहीं दिख रहा है तो ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यील्ड बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। एंड फाइनली यदि न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा प्लांट को, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो प्लांट मर जाएगा। ठीक है, और डेथ ऑफ द टिश्यू को ये याद रखना कि नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ द टिश्यू। ठीक है, नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ द टिश्यू, डेथ ऑफ द टिश्यू को हम बोलते हैं नेक्रोसिस। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स अफेक्ट होते हैं, इसमें लीफ सीट नियर वाटर लेवल पे अफेक्ट होती है। अब मैनेजमेंट कैसे किया जाए इसका, इसका मैनेजमेंट के लिए पहले हम नीम ऑयल को स्प्रे कर सकते हैं। समर में डीप फ्लोइंग कर दो, जिसकी वजह से जो फंगस होती है उसके जो भी रेसिड्यू होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, और जब
गहरी सनलाइट पड़ती है तो वो रेसिड्यू मर जाते हैं। और केमिकल्स में कार्बेंडा जिनको आप स्प्रे कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, वो है फॉल्स स्मट। और इसका साइंटिफिक नेम होता है क्लेविकेप्स ओराइजी सटाइवा या अस्टिलेजिनोइड्स बाइरेंस। ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। अब देखिए स्मट, स्मट का मतलब है कुछ किसी टिश्यू का एनलार्जमेंट हो जाना, एनलार्ज होके कुछ स्मट टाइप स्ट्रक्चर बना लेना। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं अ, ये आप देख रहे हैं येलो कलर का, ये येलो कलर का ये है स्मट। ठीक है, ये स्मट अपियरेंस है। फिर आगे चल के यही स्मट ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है और इस तरह का पार्ट बना लेती है। और ये स्मट होती है ना, ये हमेशा इन्फ्लोरेसन पार्ट को ही अफेक्ट करती है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके सिम्टम्स देखते हैं हम पहले। सबसे पहले ये स्पाइकलेट, यानी कि इन्फ्लोरेसन को ही अफेक्ट करती है। इसमें जो स्पाइकलेट होती है ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है टू अ लार्ज वेलवेटी येलो टू ऑरेंज मास विच लेटर चेंज टू ग्रीनिश इन कलर। यानी कि पहले येलो या ऑरेंज का मास बनेगा, फिर उसके बाद वो ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये किसको अफेक्ट करता है? इन्फ्लोरेसन को। ठीक है, इन्फ्लोरेसन यानी कि पेनिकल या फिर स्पाइक को। इसको मैनेज कैसे करें? तो इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए या फिर प्रोपिकोनाजोल डाल दीजिए। ठीक है, तो इसका फॉल्स स्मट के मैनेजमेंट को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा। इसका बस आपको क्या याद रखना है कि ये कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? इन्फ्लोरेसन को, यानी कि पेनिकल को। और एक इसका साइंटिफिक नेम क्लेविकेप्स और आईजी सटाइवे और अस्टिलेजिनोइड्स बाइरेंस। इसका मैनेजमेंट आप याद मत रखिए, क्योंकि इसमें याद करने के लिए वैसे ही बहुत कुछ है, तो आप भूल सकते हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट आता है खीरा डिजीज। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो कि एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। और इसको पहली बार रिपोर्ट किया था यशवंत लक्ष्मण नैनी ने, जो कि पंत नगर यूनिवर्सिटी, जो पंत नगर में यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, वहाँ पे सब काम करते थे, वहाँ पे प्रोफेसर थे। तो इनने पहली बार जिंक की डेफिशिएंसी यानी कि खीरा डिजीज के को रिपोर्ट किया था। ठीक है, एंड देन अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पहले आप इसे इमेज में देख लिया आपने कि इस एक तरफ से ये रस्टी अपीयरेंस होता है, ऑरेंज कलर, येलो ऑरेंज कलर का रस्टी अपीयरेंस होता है। एक तरफ से ब्राउन ब्राउन पाउडर इसमें बनता है लीव्स के सरफेस पे। तो लीव टिप बिकम्स येलो हो जाती है, फिर वो सूख जाती है और प्लांट की जो साइज है वो छोटी रह जाती है। अब रस्ट, रस्ट का मतलब होता है पाउडर लाइक, रस्ट कलर्ड और ब्राउनिश रस्ट colored on the surface of the outer leaves। सॉरी, यहाँ पे ऑरेंज भी लिखा था, ऑरेंज रस्ट कलर्ड या फिर ब्राउनिश रस्ट कलर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द आउटर लीव्स पे अपीयर होता है। और इसमें जो रूट्स होती हैं ब्राउन कलर की हो जाती हैं। और ये नर्सरी में देखी जाती है खीरा डिजीज। इसके लिए क्या, ये जिंक की डेफिशिएंसी से होती है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 kg ZnSO4 को स्प्रे कर देंगे, क्योंकि ये जिंक की डेफिशिएंसी से हो रही है। ओके, और कितने अमाउंट में? 5 kg। ये जिंक की खीरा डिजीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके बीएससी एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं टुंगरो डिजीज। ठीक है, टुंगरो डिजीज होती है किसके द्वारा? ये एक वायरल डिजीज है, और जो भी डिजीज वायरस से होती है उनका कोई ना कोई वेक्टर होता है। जैसे कि ये टुंगरो डिजीज है, इसका वेक्टर है ग्रीन लीफ होपर निपोटेटिक्स बायरिसेंस। तो ये ग्रीन लीफ होपर का नाम क्या है? निपोटेटिस बायरिसेंस। ओके, निपोटेटिस बायरिसेंस, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो टुंगरो डिजीज के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो भी वायरस डिजीज होती हैं वो उसके लिए कोई ना कोई वेक्टर होता है। जैसे कि टुंगरो डिजीज के लिए जो वेक्टर है वो है ग्रीन लीफ होपर, जिसका नाम होता है निपोटेटिक्स बायरिसेंस। ठीक है, अब देखिए इसमें दो वायरस हैं जो कि इस डिजीज को कॉज करते हैं। राइस टुंगरो स्पेरिकल वायरस, जो कि एक आरएनए वायरस है, राइस टुंगरो बेसिलिफॉर्म वायरस, जो कि एक डीएनए वायरस है। अभी हमें याद कैसे रहेगा कि ये कौन सा आरएनए वायरस है, कौन सा डीएनए वायरस है? तो वो हमको याद करेगा इस वाले वर्ड से। जैसे कि ये है बेसिलिफॉर्म वायरस, बी, बी के पास क्या आता है? डी,
तो बेस्ली फॉर्म वायरस होगा डीएनए वायरस, ये ट्रिक है। और स्पेरिकल वायरस एस के पास क्या आता है, RST, है ना। तो स्पेरिकल वायरस कौन सा है, आरएनए वायरस। तो इस तरह से आपको ये दोनों वायरस के नाम याद होने चाहिए, और कौन सा डीएनए कौन सा आरएनए ये भी याद करना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने बीएससी एग्जाम में ये लिख दिया अपने रिटर्न एग्जाम में, तो फिर आपको तो फुल मार्क्स वैसे ही मिलने हैं। और हाँ, ये भी आप देख लीजिए कि ये ग्रीन लीफ ऊपर ऐसा दिखता है, ये आपको राबी में भी काम आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल, जब आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे ना उस समय। अब हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लांट की साइज छोटी रह जाती है, इनकी जो प्लांट की लीव्स होती है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है फ्रॉम टिप एंड मार्जिन पे। और फिर फ्लावरिंग इसमें लेट आती है, और पेनिकल हैविंग पार्सली फिल्ड ग्रेन्स। ठीक है। और हाँ, इसमें होपर बर्न्स भी देखे जाते हैं टुंगो डिजीज में, क्योंकि इसमें ग्रीन लीफ होपर है ना, ये इसमें अफेक्ट करता है, क्योंकि प्लांट को काटेगा। तो फिर क्या होगा कि काटने के साथ उसकी सलाइवा के थ्रू ये वायरस प्लांट में एंटर कर जाएगा, और इस होपर के कारण इस डिजीज को होपर बर्न भी कॉज करते हैं, क्योंकि इसमें लीफ होपर का अटैक होता है। तो उससे आप याद रख सकते हैं, लीफ होपर का अटैक होता है इसलिए होपर बर्न। और इसमें कौन कौन से पार्ट अफेक्ट होते हैं, पेनिकल और लीव्स। अब इसको मैनेज कैसे किया जाए। अब जो भी डिजीज प्लांट है उसे आप हटा दो, खत्म कर दो। और पहली बात, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप वायरल डिजीज का मैनेजमेंट करेंगे, तो आपको ऐसे क्योर देखने हैं जो कि उस इंसेक्ट को खत्म करे, क्योंकि वायरस डिजीज का कोई भी इलाज नहीं है, इसलिए हमें उस इंसेक्ट को रोकना है जो कि इस डिजीज को फैला रहा है। तो फिर सबसे पहले हम डिजीज्ड प्लांट को रॉग आउट कर देंगे, और लाइट ट्रैप का यूज करेंगे उस लीफ होपर को अट्रैक्ट करने के लिए। और रेजिस्टेंट वेराइटी इज द मोस्ट, ये तो है ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इसमें IR36 वेराइटी, IR550, पोनमानी, विक्रमार्या। तो आप इसमें से कौन सी वेराइटी याद रखेंगे, आप IR36 भी याद कर सकते हैं, आप IR550 भी याद कर सकते हैं, और यदि इनमें से एक आध वेराइटी आप ना हो तो आप विक्रम आर्या। कैसे, विक्रम आर्या। जैसे कि हम महाभारत वगैरह देखते हैं, तो उसमें जितनी भी रानियां थी या फिर स्त्रियां थी, वो अपने पति को आर्या करके बुलाती थी। तो इस तरह से विक्रम आर्या, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं, विक्रम आर्या। और IR36, IR550, पौनमानी। और यदि आपको केमिकल स्प्रे करना है तो फिर ये इंसेक्टिसाइड है, जो कि होपर लीफ होपर को कंट्रोल करेगा, मोनोक्रोटोफॉस। ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।